जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे हैं। शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद। और आप सभी की तैयारी पढ़ाई एकदम अच्छी, एकदम शानदार, बढ़िया, बेहतरीन वाली चली हुई है। आशा है आप सभी अपनी तैयारी को बहुत जबरदस्त तरीके से लेकर चल रहे हैं। एक शानदार अंदाज में आप सभी अपनी पढ़ाई और रिवीजन कर रहे हैं। बताओ भाई, आप सभी लोग कैसे हैं? कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी पढ़ाई? तो साथियों, आज आप सभी को पता है कि बहुत ही पवित्र दिन है और आज से इन पवित्र दिनों की शुरुआत हो गई है। आज धनतेरस है ना भाई? मैं सही हूं तो? आज धनतेरस है और मैं ऐसे में माँ लक्ष्मी से कृपा करूंगा कि आप पर खूब धन की बारिश करें। और धन की बारिश संभव है जब हमारी एक गवर्नमेंट जॉब हो। तो हम खैर अभी तो एट इंस्टांट नहीं कर सकते हैं इस उम्मीद को, लेकिन हम ये जरूर उम्मीद करें कि अगले वर्ष धनतेरस के समय पर आपकी जेब में धन हो। मतलब जितना आप डिजर्व करते हैं एक सरकारी नौकरी में, उतना जरूर आपकी जेब में धन हो। चलिए भैया, सब अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, शानदार हैं, बेहतरीन हैं, जबरदस्त हैं और जिंदाबाद हैं। तो शुरू कर दिया जाए आज का अध्याय। तो आज जो हम बात करेंगे दोस्त, वो बात करने वाले हैं हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आगे त्वरण के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में। देखिए, हमने कल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को शुरू किया, हमने एक समान वृत्तीय गति को शुरू किया और कल हमने उसमें विस्थापन और कोणीय वेग के बारे में सीखा, डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी के बारे में सीखा। अब आपने अगर उसको रैखिक वेग से रिलेट किया हो, तो जो सीक्वेंस रैखिक वेग में राशियों को पढ़ने का था, क्वांटिटीज को पढ़ने का था, वही सीक्वेंस कोणीय वेग में भी है, एंगुलर वेलोसिटी में भी वही सीक्वेंस है। ठीक है, तो साथ ही अब हम अगली राशि पढ़ेंगे उसी क्रम में, विस्थापन और वेग पढ़ने के बाद में, यानी डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी पढ़ने के बाद में तीसरी राशि हमारे पास होती है त्वरण, यानी कि एक्सेलरेशन, और जिसको हम बोलते हैं कोणीय त्वरण। या चलो पहले अभी बस मैं त्वरण लिखता हूं, मैंने लिखा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, देखो दोस्त, रैखिक वेग में एक ही त्वरण होता था। जब लीनियर वेलोसिटी की बात थी तो एक ही एक्सेलरेशन था। क्यों था? क्योंकि भाई वहां पर आप सीधे सीधे चल रहे हो और केवल परिमाण चेंज हो सकता है, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, दिशा चेंज होने का कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन यहां पर तीन तरह के त्वरण संभव होते हैं। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। यहां पर तीन तरह के त्वरण संभव होते हैं। बहुत सिंपल सोचना इनके बारे में, जितना गहराई में जाओगे उतना कंफ्यूज होगे। सर आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर आपको किसी भी विषय को समझना है ना, तो आप उसको बहुत सिंपल करके सोचें। अगर आप मन में ये बना लें ये तो और मुश्किल है, पहले से ही मेंटली खुद को ऐसे तैयार करें, तो वो रियली मुश्किल लगने लगती है। वेरी सिंपल होकर आपको सोचना है और तीनों त्वरण आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएंगे। देखिए, मैं मानता हूं कि मान लो आप किसी पत्थर को एक सर्कल में घुमा रहे हैं, तो साथ ही ये पत्थर जो सर्कल में घूम रहा है, मुझे बताइए कि इसका क्या क्या चेंज हो रहा है। क्या क्या का मतलब, मान लो एक बार ये पत्थर यहां है ना, ऐसे, और एक बार ये पत्थर यहां है। तो मतलब इस पत्थर को जब आपने घुमाया तो यहां से यहां तक आने में क्या क्या चेंज हुआ? तो मेरे हिसाब से अभी दो चीजें चेंज हुई। कौन कौन सी? अगर मैं इस पॉइंट पर रैखिक वेग को देखूंगा तो वो ये है। कल हमने सीखा था कि कोणीय वेग में रैखिक वेग भी होता है, इसमें लीनियर वेलोसिटी भी होती है। तो जब मैं रैखिक वेग को देखूंगा तो वो इधर की दिशा में है, और जब मैं इस पॉइंट पर वेग को देखूंगा, वेलोसिटी को देखूंगा, तो वो इस पॉइंट पर है। ठीक है, ये मान लो यहां v1 है, यहां v2 है, तो लगातार वेग का परिमाण चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है वेलोसिटी का, है ना। और साथ के साथ आप देखें तो दिशा भी चेंज हो रही है। तो दोनों चीजें, अभी तो मैं लीनियर की बात कर रहा हूं, रैखिक की बात कर रहा हूं। रैखिक वेग का परिमाण भी चेंज हो रहा है, दिशा भी चेंज हो रही है। इसके चलते इसमें दो त्वरण आ जाते हैं, दो एक्सेलरेशन आ जाते हैं। पहला एक्सेलरेशन आया आपका वेग के परिमाण के बदलने से, वेग के परिमाण के बदलने से। तो वन बाय वन हम लिखते हुए चलेंगे कि कोणीय गति में त्वरण जो होते हैं, वो पहला आता है, इसका फर्स्ट पार्ट रहेगा इसका रेखीय वेग के, रेखीय वेग के परिमाण, रेखीय वेग के परिमाण परिवर्तन से आया त्वरण। मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में लिख रहा हूं, वह त्वरण जो रेखीय वेग के परिमाण परिवर्तन से आता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू, ये पीडीएफ में लिखा हुआ नहीं आज, तो मैंने यहां खुद से लिख देता हूं, एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड
एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी, रैखिक वेग के परिमाण परिवर्तन से आया हुआ त्वरण। इसको हम कहते हैं स्पर्श रेखीय त्वरण, स्पर्श रेखीय त्वरण यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्यों है? क्योंकि ये किसी भी सर्कल के टेंजेंट पे काम करेगा, किसी भी सर्कल की स्पर्श रेखा में ये काम करेगा। वेरी सिंपल। अब साथी मुझसे कोई पूछे इसका सूत्र क्या है, इसको दिखाते किससे हैं, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हम ए के नीचे टी लिख देते हैं और इसका सूत्र होता है आपका ए बराबर आर अल्फा। भैया अल्फा क्या बवाल है, अल्फा को अभी रोक कर रखो, इसको मैं थोड़ी देर में बता दूंगा। ए क्या है, यहां पर त्रिज्या त्वरण है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, और आर इसकी त्रिज्या है, और अल्फा क्या है उसको रोक के रखो। इसका यही फॉर्मूला अभी हम फिलहाल के लिए याद रख लेते हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू आर अल्फा। अब देखो इसमें सबसे ज्यादा गहराई में वो क्या पूछता है, रैखिक वेग में असल में क्या होता है ना कि बच्चे लीनियर वेलोसिटी को, रैखिक वेग को तो अच्छे से पढ़ जाते हैं, लेकिन इसको कोई ठीक से नहीं पढ़ता। अब वो क्या बोलता है कि बताइए कि कोई भी वस्तु एक समान वृत्तीय गति में है, वो पूछेगा कि कोई भी वस्तु एक समान वृत्तीय गति में है तो बताइए उसमें कितने त्वरण आएंगे। तो साथियों को लगता है यार एक ही त्वरण होता है, वन एक्सेलरेशन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप समझेंगे अभी तीन तीन एक्सेलरेशन होते हैं। ठीक है, पहला तो ये हो गया। अब चलिए दोबारा बढ़े दूसरे पर। इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आया, चेंज इन वेलोसिटी की वजह से जो एक्सेलरेशन आया, हमने उसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कह दिया। ठीक है, अब देखो इसकी त्रिज्या के कारण दिशा भी तो बदल रही है। भाई आप देखो ना, पहले यहां इसकी दिशा ये है, अब ये है, तो दिशा बदलने के कारण भी एक एक्सेलरेशन आता है, त्वरण आता है, जिसको हम कहते हैं त्रिज्य त्वरण, रेडियल एक्सेलरेशन। भैया इसका नाम त्रिज्य त्वरण क्यों है? क्योंकि ये अलोंग द रेडियस ही काम करता है, ये त्रिज्या के अलोंग ही काम करता है। तो इधर की डायरेक्शन में हर एक पॉइंट पर एक एक्सेलरेशन आएगा, इस पॉइंट पर ऐसे होगा, इस पॉइंट पर ऐसे होगा, जिसको हम रेडियल एक्सेलरेशन कहेंगे, और जो कि आएगा दिशा के परिवर्तन के कारण। ठीक है, तो लिखिए नंबर 2 त्वरण कैसे आएगा। ए तो आ गया रेखीय संवेग के परिवर्तन के कारण, दूसरा आएगा आपका, ए डाला है हमने, बी, ए डाला है तो इसको लिखो बी। बी लिखेंगे आप कि दिशा परिवर्तन के कारण, दिशा परिवर्तन के कारण, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, दिशा परिवर्तन के कारण, चेंज इन डायरेक्शन के कारण जो त्वरण आता है उसको हम कहते हैं त्रिज्यीय त्वरण, यानी कि रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक, और रेडियल एक्सेलरेशन का कोई मुझसे सूत्र पूछे तो क्या होगा, मैं कहूंगा देखो भाई, जिस भी पॉइंट तक तुम रेडियल एक्सेलरेशन निकाल रहे हो उस पॉइंट पर वेग का स्क्वायर बटे आर कर दो, वी स्क्वायर बाई आर, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसको, ये मेन फॉर्मूला है। अब इसको घुमा फिरा के तुम कैसे भी लिख सकते हो, चाहे तुम ऐसे कह लो कि यार भैया v बराबर आर ओमेगा भी तो होता है, v बराबर आर ओमेगा, क्योंकि v बराबर आर ओमेगा होता है तो ए आर कितना हो जाएगा भाई, v की जगह आर ओमेगा, तो यहां पे आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, आर से आर कटेगा तो ये हो जाएगा आर ओमेगा का स्क्वायर। तो रेडियल एक्सेलरेशन हो जाएगा आर ओमेगा का स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोनों बातें एक ही हैं, अगर आप इसको वी स्क्वायर बाई आर लिखें और आप आर ओमेगा स्क्वायर लिखें, एक ही बात है। एक बार फटाफट से सभी साथी थम्स अप करिए। कि ठीक है भाई, यहां तक भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सुनो, आपसे एक सवाल आएगा कि बताइए, एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बता रहा हूं मैं तुम्हें, कि एक समान वृत्तीय गति में, एक समान वृत्तीय गति में, आप देखना इस सवाल को कि ये कैसे कंफ्यूज कर देगा सभी को। इन फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन
फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, आपसे कहेगा एक समान वृत्तीय गति में होता है, ऐसे लिख लो, एक समान वृत्तीय गति में त्वरण होता है, यहां ऐसे लिख लेंगे। फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द एक्सेलरेशन इज क्वेश्चन मार्क, कि एक समान वृत्तीय गति में कौन सा त्वरण पाया जाता है? ए शून्य, बी रेखीय त्वरण, या आप इसको त्रिज्य त्वरण कहिए, यानी कि रेडियल एक्सेलरेशन। सी त्रिज्य त्वरण हो गया, स्पर्श रेखीय त्वरण यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, या डी है बी एंड सी बोथ, यानी बी और सी दोनों। सोच के करना इस सवाल का उत्तर, बिल्कुल सोच के, तुक्के में बिल्कुल मत करना। देखो दोस्त, एक समान वृत्तीय गति में फॉर द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर बच्चा बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ के गया है तो उसको लगेगा यार अगर गति एक समान है तो त्वरण जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो चेंज इन वेलोसिटी ही होता है, और जब वेग ही परिवर्तित नहीं हो रहा, एक समान का मतलब तो समान वेग है ना, सेम वेलोसिटी है, और जब वेलोसिटी ही चेंज नहीं हो रही तो किस बात का एक्सेलरेशन। लेकिन आप समझते हैं कि यहां पर केवल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन नहीं आता। भाई एक समान वृत्तीय गति का मतलब क्या है? एक समान वृत्तीय गति का मतलब आप ये कह रहे हो कि साथी परिमाण जो है ना, जो मैग्नीट्यूड है, जो परिमाण है, जो मैग्नीट्यूड है, आप उसी को तो कांस्टेंट कर सकते हो, आप उसी को तो नियत कर सकते हो। भाई दिशा को थोड़ा ना नियत कर सकते हो, दिशा तो बदलेगी, डायरेक्शन तो बदलेगी, सही है कि नहीं? चाहे आप वृत्तीय गति को कितना भी एक समान कर लो, एक समान वृत्तीय गति कहने का मतलब है कि आपने वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को भले ही सेम कर लिया, वेग के परिमाण को सेम कर लिया, डायरेक्शन तो चाहकर भी चेंज नहीं कर सकते, वो तो सर्कुलर मोशन में हमेशा चेंज होगी। फिर किस बात का सर्कुलर मोशन अगर डायरेक्शन सेम है? फिर तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन बन जाएगा, है कि नहीं? तो भैया ये कांस्टेंट रह सकता है, लेकिन ये तो हमेशा वेरिएबल होगा, यानी कि चर होगा। और भाई साहब इसकी वजह से एक्सेलरेशन नहीं आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, बट इसकी वजह से तो आएगा। तो दिशा की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है वो कौन सा होता है? आपका रेडियल एक्सेलरेशन। और सुनो अगला सवाल फिर इसी बात पे, वो बोलेगा ये लो, सेम सवाल है, सेम, ठीक है, मैं लिख देता हूं सेम सवाल, यानी कि ऊपर वाला, और इसके ऑप्शन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ऑप्शन, वो तो लैंग्वेज में लिखेगा। वो कहेगा कि फॉर द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या रेडियल एक्सेलरेशन जीरो होगा, टेंजेंशियल जीरो होगा, या रेडियल जीरो होगा, टेंजेंशियल जीरो होगा, रेडियल जीरो, एक सेकंड रुको, एक समान वृत्तीय गति के लिए टेंजेंशियल जीरो होगा, क्या रेडियल जीरो होगा, या बोथ जीरो होंगे, ए आर एंड टेंजेंशियल बोथ जीरो होंगे, या ए आर एंड ए टी बोथ जीरो नहीं होंगे। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो देखो हमें क्लियर ये समझ में आना चाहिए कि यार देखो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना, तो आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को जीरो कर सकते हैं, भैया रेडियल तो कभी जीरो नहीं होगा, ठीक है, यहां कभी भी जीरो नहीं होगा। ये कह रहा है दोनों जीरो होंगे, दोनों जीरो नहीं होंगे, ये भी गलत बात है। एक जीरो होगा, एक जीरो नहीं होगा, लेकिन यूनिफॉर्म में। और नॉन यूनिफॉर्म के लिए, समान वृत्तीय गति के लिए, फिर तो कोई भी जीरो नहीं होगा। आप समझ गए मेरी बात को? अगर ये सभी को समझ में आया कंसेप्ट, तो बहुत गहरा कंसेप्ट है, और अगर सवाल आ गया तो मुश्किल से 20-30% बच्चा सही करके आएगा ऐसे सवालों को। करिए एक बार सभी थम्स अप कि हाँ जी क्लियर है। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, शानदार। चलो सबको अच्छा समझ आया। तो साथ ही दो तरह के एक्सेलरेशन है, एक है आपका दिशा बदलने के कारण, और एक है आपका रेखीय वेग बदलने के कारण। अभी देखो हमने क्या माना है कि ये वस्तु यहीं की यहीं घूम रही है। अब बड़े ध्यान से सुनना आप मेरी बात को। मान लीजिए ये बोतल है, इस बोतल पर कुछ मैंने यहां बांध दिया, चिपका दिया पत्थर, ठीक है, और इस बोतल को यहीं की यहीं मैं घुमाता चला जाऊं, तो वो दोनों तरह के एक्सेलरेशन को फील करेगा, है ना। लेकिन
इस बॉटल को मैं ऐसे घुमाने के साथ साथ इसको आगे भी बढ़ाना शुरू कर दूं, ऐसे 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 ऐसे। अब आगे बढ़ाने में अगर मेरी इसको आगे बढ़ाने की चाल कांस्टेंट है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो घूम रहा है ये, मान लो एक जैसी चाल से घूम रहा है, बट आगे बढ़ाने वाली चाल को मैं कम ज्यादा कर दूं, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, तो इस वजह से भी तो एक एक्सेलरेशन और आएगा। और उसी को हम बोलते हैं, जब कोई गोल घूमती वस्तु आगे बढ़ती है और उसमें कोई एक्सेलरेशन होता है तो उस तीसरे एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सेलरेशन। देखिए अभी तो एंगुलर मोशन के अंदर ये लीनियर एक्सेलरेशन चल रहे थे, मतलब कोणीय गति के अंदर ये रेखीय घुसे पड़े थे। अभी तो उन्होंने कोणीय का नंबर ही नहीं आने दिया था बेचारे का, कोणीय का तो अब नंबर आया है। ठीक, तो तीसरा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये लिखा हुआ है अच्छे से। तो कोणीय एक्सेलरेशन क्या होगा, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर। कोणीय वेग का मतलब ओमेगा अपना, कि अगर आप ओमेगा को चलते हुए गोल घुमाते हुए चेंज कर रहे हैं, मान लो कोई चक्कर है वो गोल घूमते हुए अपनी वेलोसिटी को चेंज करता है, एंगुलर वेलोसिटी को समय के साथ में, तो उसको हम कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। अभी के लिए इस फॉर्मूला को छोड़ दीजिए, ये आपको बाद में समझ में आ जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, तो अल्फा बराबर डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। अब यहां से इसके बारे में और पढ़ना है तो भैया सबसे पहले वही चीज, इसकी यूनिट मात्रक, तो मात्रक क्या हो जाएगा, ओमेगा का होता है रेडियन पर सेकंड और 1 सेकंड नीचे मिलेगा तो ये हो जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को अगर आप ऊपर जाकर देखेंगे तो सेकंड की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया आपका एंगुलर एक्सेलरेशन, हो गया रेडियन पर सेकंड स्क्वायर और रेडियन सेकंड की पावर -2। ठीक है, अच्छा अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए इसकी डायमेंशन क्या होगी, विमा क्या होगी, तो भैया जी विमा जो है, डायमेंशन जो है वो रेडियन की तो कुछ नहीं होती, सेकंड की -2 क्या आप टी की पावर -2 भले ही कह सकते हैं, तो डायमेंशन हो जाएगी टी की पावर -2। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब आपसे कोई पूछे कि ये सदिश राशि है अदिश राशि है, तो ये सदिश राशि है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और सदिश में भी अक्षीय सदिश है। अक्षीय सदिश का मतलब जैसे हमने कोणीय वेग को अक्षीय सदिश पढ़ा था, एक्सियल वेक्टर पढ़ा था, वैसे ही ये भी एक एक्सियल वेक्टर है। डायरेक्शन, जैसे एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग की डायरेक्शन पता करते हो वैसे ही इसकी डायरेक्शन पता करोगे, बिल्कुल वही सीधे हाथ के अंगूठे के नियम से, सेम डायरेक्शन होती है दोनों की। तो करें एक बात हम सबकी। ठीक है भैया जी, मुझे तीनों तरह के एक्सेलरेशन यहां समझ में आ गए हैं, और किस तरह के मोशन के लिए कौन जीरो होगा कौन जीरो नहीं होगा, इस बात को भी मैंने बहुत अच्छे से समझ लिया है। चलिए, सभी की एक बेहतर सहमति। अब हम लौट कर चलते हैं थोड़ा सा पहले, और आपको मैं याद दिला दूं कि मैंने कहा था कोणीय त्वरण को हम किससे दिखाते हैं, अल्फा से, और मैंने आपको कहा था कि इस अल्फा को यहां याद कर लेना, ये वही अल्फा है। तो जैसे हमने रैखिक वेग और कोणीय वेग में एक संबंध पढ़ा था, लीनियर और एंगुलर में एक रिलेशन पढ़ा था, यहां भी लीनियर एक्सेलरेशन जो कि आपका AT है, और अगर एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में हमें कोई संबंध देता है तो वो R ही है। ठीक है, और इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, जैसे हम लोगों ने AT, जैसे हमने इसको लिखा था ओमेगा क्रॉस R, वेक्टर फॉर्म में है ना, ओमेगा क्रॉस R, तो ऐसे ही हम इसको लिखेंगे अल्फा क्रॉस R, अल्फा क्रॉस R। ठीक है, तो उम्मीद है अब आप इस बात को बड़े अच्छे से समझ गए होंगे। ये लो, A बराबर R अल्फा। तो इस चैप्टर में ना ये छुटकू मुटकू से रिलेशन बहुत सारे आएंगे, अभी और भी आएंगे, ये दो राशियों वाले रिलेशन, 3 राशियों वाले रिलेशन, एक लाइन वाले रिलेशन, और ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ढेर सारे रिलेशन हैं। बढ़िया होगा कि आपको जो भी फॉर्मूला याद ना होता हो आप उसको एक कॉपी पर लिखें और बढ़िया तरह से चिपकाते हुए चलें। अब देखो एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे सवाल पूछ लिया जाता है, हालांकि थोड़ा सा हमने इसमें कवर भी कर लिया है, कि एक समान वृत्तीय गति में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या कांस्टेंट रहता है।
अगर वृत्तीय गति एक समान है तो क्या क्या कांस्टेंट रहेगा। देखिए, अगर वृत्तीय गति एक समान है तो मैं कहूंगा कि उसका परिमाण एक समान है। भाई गति का मैग्नीट्यूड ही तो समान है, उसकी जो दिशा है वो तो लगातार बदल रही है, डायरेक्शन तो लगातार बदल रही है। ठीक है, डायरेक्शन समान नहीं है। अब मुझे बताओ परिमाण एक समान है तो मैं क्या कह सकता हूं कि कोणीय एक समान वृत्तीय गति में कोणीय वेग, सॉरी वेग के बारे में बताइए, कोणीय नहीं वेग, उसमें दो रैखिक वेग होते हैं, तो वेग एक समान रहेगा या चाल एक समान रहेगी। रैखिक में पूछ रहा हूं मैं, कोणीय में नहीं पूछ रहा हूं। तो आप कहोगे अगर परिमाण समान है दिशा नहीं तो वेग एक समान नहीं होगा, चाल एक समान होगी। ठीक है, तो चाल एक समान है, उसके अलावा गतिज ऊर्जा एक समान है। अब देखिए क्या ओमेगा एक समान होगा। भाई ओमेगा बिल्कुल एक समान होगा, कोणीय वेग एक समान होगा और कोणीय वेग से ही कोणीय संवेग होगा। इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये चारों राशियां एक समान रहती हैं। चाल हो गया, कोणीय वेग हो गया, कोणीय संवेग हो गया, गतिज ऊर्जा हो गया, स्पीड हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गई, एंगुलर मोमेंटम हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गई। कोणीय संवेग क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, ये अभी हमने नहीं पढ़ा। चलिए एक बार फटाफट बताएंगे, थम्स अप करिए। समझ नहीं आया, इसमें समझने को कुछ नहीं है, ये तो याद रखने वाली चीज है कि एक समान वृत्तीय गति है तो भाई उसका मतलब क्या है कि परिमाण समान हो सकता है, दिशा नहीं। और जब दिशा समान नहीं है तो चाल समान है, फिर वेग समान नहीं है। ये रेखीय की बात है, कोणीय की बात नहीं है, रेखीय की है। रेखीय में तो कोणीय वेग कांस्टेंट रहेगा। ठीक है जी, चलो तो हम कह सकते हैं कि यहां तक हमने जो आपका मोशन वाला चैप्टर है उसका कितना हिस्सा कवर कर लिया है। तो फिर से मैं फटाफट एक वो फ्लो चार्ट बना देता हूं जिससे आपको अच्छा समझ आता है। मोशन यानी गति में हमने 1D पढ़ लिया, 2D में हमने बात की थी कि प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे और एंगुलर पढ़ेंगे। एंगुलर में भी दो तरह का पढ़ेंगे, एक तो सर्कुलर मोशन वृत्तीय गति और एक रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो देखिए रोटेशनल मोशन को पढ़ने के लिए, इस वाले चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें थोड़ी सी वर्क की, एनर्जी की, इन सभी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। तो रोटेशनल मोशन को हम बाद में शुरू करेंगे, ऐसा नहीं है मैं ही शुरू कर रहा हूं। आप एनसीईआरटी का सीक्वेंस देखें तो भले ही उन्होंने कहा है कि हाँ ठीक है एंगुलर मोशन के दो पार्ट होते हैं, बट पढ़ाया केवल सर्कुलर मोशन जाता है। उसका रीजन यही है कि रोटेशनल मोशन के लिए वर्क, एनर्जी, इन सब का कंसेप्ट जब आप पढ़ लोगे तभी आपको वो समझ में आएगा। तो पहले इनको पढ़ लेते हैं और फिर उसको समझ लेंगे। ठीक है, तो इसको अभी होल्ड पे डाल रहे हैं हम लोग और अपने आप ही हम आगे चल के रोटेशनल मोशन को कवर करेंगे। तो यहां तक हमारे 3 चैप्टर कवर हो गए हैं। यूनिट्स था हमारा, मेजरमेंट था और तीसरा चैप्टर था हमारा मोशन। और अब हम अगले 4th चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन साहब के गति के नियम। देखिए न्यूटन साहब के गति के नियम में हमें सबसे पहले इनर्शिया के कंसेप्ट को पढ़ना है, या आप बहुत बेसिकली बल के कंसेप्ट को पढ़ सकते हो। बल देखो दो तरह से परिभाषित होता है, एक तो डेफिनेशन होती है 9th की और एक डेफिनेशन होती है 11th की। मैं आपको थोड़ा समझाऊं, अगर आपने एनसीईआरटी का सिलेबस कभी नजर मारा हो तो 9th का सिलेबस 11th में रिपीट होता है। मतलब जो चीजें 9th में छोटी छोटी हैं उन्हीं को 11th में एक्सपेंड कर दिया है, जो चीजें 10th में छोटी छोटी हैं उन्हीं को 12th में एक्सपेंड कर दिया है। तो एक डेफिनेशन 4th की 9th में होती है, एक 11th में। पहले 9th वाली सीखो। 9th वाली क्या कहती है, बहुत सिंपल डेफिनेशन, मतलब जो बच्चों को समझाने के लिए होती है कि भैया बल ना एक ऐसी चीज है कि वो किसी रुकी हुई वस्तु पर लग जाए तो उसे चला देगा, और अगर चलती वस्तु पर लग जाए तो उसे रोक देगा। और वस्तु कोई दिशा में चल रही है और तुमने उस पर बल लगा दिया, फोर्स लगा दिया, तो वो उसकी दिशा बदल देगा। एक छोटा बच्चा तो खुश हो जाता है, ओ भाई वाह मुझे बल समझ में आ गया। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है बल की कि भाई ऐसा भौतिक कारक है जो वस्तु में गति उत्पन्न करता है, विरोध भी कर सकता है और वस्तु की गति की दिशा बदल सकता है। ये बड़ी बेसिक डेफिनेशन है। अब उस आधार पर हम बल को दो श्रेणियों में बांटते हैं, एक हो गए हमारे संपर्क बल और एक होते हैं हमारे असंपर्क बल। संपर्क बल क्या होगा, वह बल जो किसी वस्तु के फिजिकल कांटेक्ट में जाने पर ही लगता है, मतलब वो किसी वस्तु से टच होने पर ही लगेगा। जैसे मान लो मांसपेशियों का बल है, क्या ऐसा है हम जो ताकत लगाते हैं ना किसी पर भी, इंसान मांसपेशियों का बल लगा रहा है, मैं अपने शरीर की ताकत लगा रहा हूं। मान लो मुझे किसी बॉक्स को जो मेरे से थोड़ी दूर पर रखा है, मान लो यहां बॉक्स रखा हुआ है ये और यहां मैं खड़ा हुआ हूं, तो क्या मैं बगैर इसको टच किए
अपनी मांसपेशियों की ताकत से इसको आगे धक्का दे सकता हूं क्या? संभव ही नहीं है। अगर मैं जादूगर हूं तो एक अलग बात है, हम झुम स्वाहा तो एक अलग बात है, वैसे वो भी मांसपेशियों का बल नहीं होगा, वो तो फिर जादू का बल हो जाएगा। तो मांसपेशियों का बल ऐसा नहीं है कि जो बगैर संपर्क के लगाया जा सके, उसको तो संपर्क में ही लाना पड़ेगा। तो आपको इसको टच करना पड़ेगा और धक्का देना पड़ेगा, जिसके फलस्वरूप ये वस्तु आगे बढ़ती चली जाएगी। तो वेरी सिंपल कंसेप्ट है, इनको हम संपर्क बल कहते हैं। और देखिए संपर्क बल कौन कौन से होते हैं महोदय। तो जैसे आपका घर्षण बल है, फ्रिक्शन का फोर्स है, श्यान बल है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल है, प्रत्यास्थ बल है। अभी इनमें से आप इसको समझ पा रहे होंगे, बस घर्षण बल को, फ्रिक्शन फोर्स को, क्योंकि अभी आपने बाकी पढ़े नहीं है, तो इनकी चिंता मत करिए। धीरे धीरे हर एक के ऊपर एक चैप्टर है, इसके ऊपर चैप्टर है, इसके ऊपर चैप्टर है, ये इसी चैप्टर में कवर हो जाएगा। इसके ऊपर एक चैप्टर है प्रत्यास्थ के, इलास्टिक के ऊपर, तो वो सब कवर होते चलेंगे, उसकी चिंता ही नहीं करनी है, ठीक है। लेकिन हमें याद जरूर रखना है, असल में याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। जब आप बल की प्रकृति समझ जाएंगे तो आपको खुद ही पता लगने लगेगा कि ये कांटेक्ट में आने पर लगेगा, बगैर कांटेक्ट में आने पर लगेगा, ठीक। अब देखो कुछ फोर्स ऐसे भी हैं जो विदाउट कांटेक्ट के भी काम कर जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक मैग्नेट है, और मैग्नेट क्या करती है, लोह वस्तुओं को अपने से चिपका लेती है। मैं एक लोहे का कॉइन लेकर आया, तो क्या ऐसा है कि मैं इसको बिल्कुल यहां ले जाऊं तो ही चिपकाएगी ये, या थोड़ी दूर से भी चिपका लेगी? भाई मेरे हिसाब से तो थोड़ी दूर से भी चिपका लेगी, यानी कि ये इसको यहां से भी चिपका सकती है, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। मतलब मैग्नेट के आसपास एक एरिया होता है, वो कहती है कि इसमें कोई भी आ गया तो मैं तुरंत चिपका लूंगी। अगर ये कॉइन टहलता टहलता गलती से भी यहां है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें आया तो ये इसको चिपका लेगी। तो ये असंपर्क बल होते हैं, यानी इन्हें काम करने के लिए जरूरी नहीं है कि फिजिकल कांटेक्ट ही हो, ना हो फिजिकल कांटेक्ट तो भी बात बन जाएगी। इन फोर्सेस को हम कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स, असंपर्क बल, ठीक है। तो असंपर्क बल में कौन कौन सा आता है आपका? असंपर्क बलों में आते हैं आपके जैसे ग्रेविटेशन का फोर्स है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जैसे मैग्नेटिक फोर्स है। अब ग्रेविटेशन फोर्स तो देखो यहां अगर सेब है मेरे पास तो पृथ्वी उसको खींच ही रही है, अभी भी खींच रही है, छोड़ूंगा तो तुरंत खींच लेगी। मैग्नेटिक फोर्स मैंने बता दिया, और इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको जब 11th 12th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तब समझ आ जाएगा। तो एक बात हम सब करेंगे, ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट मुझे समझ में आ गया, और एग्जाम्पल तो जैसे जैसे मैं चैप्टर पढ़ूंगा वैसे वैसे मुझे क्लियर होते हुए चले ही जाएंगे। फटाफट हम सब करिए। चलिए तो फटाफट हम सब करेंगे, ठीक है भैया जी, ये तो बड़ी आसान सी बात है, और इसको तो हम बड़े आराम से समझ ही लेंगे। ठीक है, चलो, तो ये एक फोर्स की एक बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट हो गया, बेसिक सी डेफिनेशन हो गई। अभी हम 11th वाली डेफिनेशन को भी पढ़ेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा बाद में। उससे पहले हमें एक और कंसेप्ट पढ़ना होगा जिसका नाम है इनर्शिया। बल की एक बेसिक डेफिनेशन अभी याद रखना, मैं बल को दोबारा लेकर आऊंगा क्योंकि अभी हमने 9th वाली डेफिनेशन पढ़ी और वो समझना जरूरी है। अगला कंसेप्ट आपका आता है इनर्शिया, जड़त्व की संकल्पना। अब देखो इनर्शिया क्या है, ये बहुत शानदार लाजवाब कंसेप्ट है, बस थोड़ा सा आपको समझना होगा इसे। इनर्शिया क्या है? देखिए, इस दुनिया की कोई भी वस्तु जिस स्थिति में है, जिस स्टेट में है, वो उसी स्थिति में रहना चाहती है, वो उसी स्टेट में रहना चाहती है। कैसे? देखिए, ये पेन है, आप इसको इस सिरे से पकड़ो, इसको कहीं से भी ले जाके छोड़ दो, ये यहीं आ जाएगा, ये यहीं नीचे आ जाएगा। आप कहो यार पेन भैया यहां कब तक जिंदगी गुजारोगे यार, थोड़ा सा भैया सीधे हो लो। तुम इसको ऐसे करके अपनी उंगलियों की ताकत से, मांसपेशियों की ताकत से तुम इसको ऐसे लाओगे भी, डिंग 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 डिंग, छोड़ोगे तो फिर से ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये यहीं रहना चाहता है। दिस वुड लाइक टू रेस्ट हेयर ओनली, ठीक है। और देखो, और एग्जांपल देखो इसके, जैसे मान लीजिए कोई पत्थर है, तुम उसको कहो ए पत्थर भैया चलो यार, यहां कब तक पड़े रहोगे, तो क्या पत्थर भैया चल देंगे? नहीं, वो वहीं रहना चाहता है, वो रेस्ट में रहना चाहता है। और ये ना केवल रेस्ट वाली वस्तुओं के लिए है, ये गति वाली वस्तुओं के लिए भी है। आपने साइकिल चलाई, साइकिल चल रही है, आप कहो ओ साइकिल जी रुको यार रुको, बगैर ब्रेक लगाए रुको, क्या साइकिल रुकेगी?
अरे भाई जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे तब तक तो वो नहीं रुकेगी। तो इसको कहते हैं हम इनर्शिया। यानी जो वस्तु जिस स्टेट में है, जिस अवस्था में है, वो उसी अवस्था में रहना चाहती है। और अगर तुमने उसकी अवस्था के परिवर्तन करने की कोशिश करी भी तो वो उसका विरोध और करेगी। जैसे आपका दोस्त जो गलत आदतों में पड़ा हुआ है वो उन्हीं में रहना चाहता है, तुम उस पर थोड़ा बहुत अपना मेंटल प्रेशर लगा के उसे सही करना भी चाहो तो वो विरोध करता है। और सबसे ज्यादा विरोध एक समय पर एक कंसेप्ट का बड़ा होता है। तुम कहते हो यार इन चक्करों में मत पड़ भाई, इसमें कुछ नहीं रखा, इसमें कुछ नहीं रखा, लेकिन वो क्या कहता, जी हाँ देख लिया, हम मैंने देख लिया, हो जाएगा। तो ये एक कंसेप्ट है आपका जिसको हम बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया में आप किसी भी बॉडी का अगर विरोध भी करोगे तो वो विरोध करने लगती है, एक ऑब्जेक्शन करने लगती है। ठीक है, चलिए भाई अब देखो एक मुद्दा आता है कि बताइए इनर्शिया जो है वो किस चीज की वजह से होता है, जड़त्व की बेसिक वजह क्या है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि इनर्शिया की जो बेसिक वजह है ना वो उसका मास है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जड़त्व की बेसिक वजह क्या है, उसका मास यानी कि द्रव्यमान। इनर्शिया मास की वजह से होता है, जड़त्व जो है वो द्रव्यमान की वजह से होता है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। आगे चले इनर्शिया में, भाई जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व भी अधिक होगा। बड़ी सिंपल सी बात है। जिस वस्तु का मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, और जिसका मास कम होगा उसका इनर्शिया कम होगा। इसको कैसे समझोगे, मान के चलो आप एक हल्का सा दोस्त और एक भारी दोस्त, थोड़ा हेल्दी सा दोस्त चल रहे हैं, और अभी उनकी कुछ स्टेट है, कुछ अवस्था है, मान लो किसी वेलोसिटी से वो चल रहे हैं। कोई कहे आके तुरंत पीछे से अरे तेज दौड़ो, तो मुझे बताओ कि 10 सेकंड में ज्यादा गति कौन प्राप्त कर लेगा, हल्का आदमी। मतलब अपनी पोजीशन को कौन ज्यादा चेंज कर सकता है, हल्का आदमी। भारी आदमी का इनर्शिया ज्यादा है, उसका शरीर ज्यादा विरोध करेगा उसकी उसी अवस्था में रहने का, तो वो आगे नहीं जा पाएगा। तो इनर्शिया किसकी वजह से होता है, मास की वजह से। जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा। अगली चीज, बहुत सारे साथी मुझसे ये पूछने लगते हैं भैया इनर्शिया का मात्रक क्या है, इसका सूत्र क्या है। देखिए जैसे व्यक्ति के जीवन में सुख दुख होते हैं, अगर मान लो मैं तुमसे पूछूं कि सुख कितना है तो तुम ये तो जरूर बता दोगे कि कम है या ज्यादा है। मैं पूछूं इसका कोई मात्रक है क्या, सुख को मापने का कोई मात्रक है कि भाई कितना ग्राम है या कितना लीटर है, आप कहोगे नहीं है। तो इनर्शिया भी एक ऐसा ही कंसेप्ट है। इनर्शिया कोई राशि नहीं है, ये एक कंसेप्ट है। राशियों को मापा या तोला जाता है, कंसेप्ट को नहीं मापा या तोला जा सकता है। भाई इंसान के वेट को तोल सकते हो आप, लेकिन इंसान के दुख सुख को कैसे तोल सकते हो। तो ऐसे ही वस्तु का इनर्शिया है। इसको, इन चीजों को कहते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, यानी कि आंतरिक गुण है। ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ये तो इसके अंदर समाहित है, ये उसके साथ ही चलेगा, इंटरनल प्रॉपर्टी है। इसका कोई मात्रक वगैरह नहीं होता है, याद रखना। ठीक है, ये लाइन शायद मैंने लिखी भी होगी, हाँ। इसका ना कोई मात्रक होता है और ना ही कोई विमा होता है। अब आप इसको ये भी नहीं कहोगे कि ये एक विमाहीन है। पेपर में सवाल भले ही आ जाए तो कर दोगे, लेकिन ऐसा कहना उचित नहीं है कि ये विमाहीन है। देखो विमाहीन वो होते हैं कि जो उसी तरह की दोनों राशियों के डिवाइड से प्राप्त होते हैं, समझे आप, जिसमें ऊपर भी वही राशि नीचे भी वही राशि। लेकिन इसका तो कोई सूत्र ही नहीं है यार, ये तो एक परिकल्पना है, एक कंसेप्ट है, एक हाइपोथेसिस है। करिए एक बार हम सबकी, ठीक है। हम इनर्शिया के बारे में बड़े अच्छे से समझ गए हैं। अब चलो बहुत बढ़िया, सबका थम्स अप है, सबको क्लियर है। अब आता है जड़त्व के प्रकार। इनर्शिया के कितने प्रकार होते हैं। देखिए भाई इनर्शिया का मतलब क्या है, जड़त्व का मतलब क्या है कि वस्तु जैसी अवस्था में है वैसी में ही रहना चाहती है। कितनी अवस्थाएं हो सकती हैं, एक वस्तु की रुकी अवस्था हो सकती है, एक वस्तु की गतिशील अवस्था हो सकती है। तो बहुत सिंपल सी बात है, जो चीज रुकी है वो रुकी ही रहना चाहेगी, और अगर आप उसको चलाओगे तो वो उसका विरोध करेगी। इन्हीं सब चीजों को हम विराम का जड़त्व कहते हैं, इनर्शिया ऑफ द रेस्ट कहते हैं। इनर्शिया का मतलब है वो वैसा ही चाहता है, रेस्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रेस्ट का मतलब है वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। विराम के जड़त्व का अर्थ है कि वो विराम में ही रहना चाहता है। ठीक है, तो साथ ही बात यह है, इसके एग्जाम्पल क्या देखोगे आप, जैसे मान लीजिए आप एक बस में बैठे और बस अचानक से चल दी, तो आपको एक झटका लगता है पीछे की ओर। क्यों लगता है, सुनिए। देखो बस जैसे ही चली और आपने अगर पीठ को सीट से नहीं चिपकाया हुआ है तो झटका पीछे लगेगा।
क्यों लगेगा? जब आप बस में बैठे तो यहां से नीचे का हिस्सा बस के संपर्क में पूरी तरह से है, लेकिन ये वाला हिस्सा बस के संपर्क में नहीं है, ये बस के कांटेक्ट में नहीं है। अब जैसे ही बस चलेगी तो ये वाला हिस्सा तो बस के साथ तुरंत चल देगा, लेकिन ये वाला क्या कह रहा है, हम तो रेस्ट में हैं क्योंकि बस के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है ना, तो इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा। भाई यहां से नीचे का तो बस के सीधे संपर्क में है, तो उस पर फोर्स लग रहा है। जो फोर्स इंजन के द्वारा बस पर लगा वो उस व्यक्ति पर भी लगा, लेकिन यहां का हिस्सा बस के कांटेक्ट में नहीं है, तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगता है, कोई बल ही नहीं लग पाता है। और ये क्या कहता है, हम तो रेस्ट में, तो रेस्ट में ही रहेंगे, तो ये हिस्सा यही रुक जाता है, नीचे वाला हिस्सा आगे निकल जाता है। आपको लगता है जैसे आपको एक पीछे झटका लगा है। तो सवाल बिल्कुल ऐसे ही आता है कि बस के अचानक चलने पर बैठे हुए यात्री को पीछे की तरफ झटका लगना, ये किसका उदाहरण है? ये इनर्शिया ऑफ द रेस्ट का उदाहरण है। ठीक है, लिखिए, इसमें यहां लिखा हुआ नहीं है तो एक एग्जाम्पल हम जरूर लिख लेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि बस के अचानक चलने पर, बस के अचानक चलने पर यात्री को पीछे झटका लगना, बैकवर्ड जर्क, बैकवर्ड जर्क टू पैसेंजर, बैकवर्ड जर्क टू पैसेंजर ऑन सडन मूविंग ऑफ बस। ठीक है, एक एग्जांपल हो गया। अगला एग्जांपल आप देखो इसका। आप मान लीजिए किसी पेड़ को हिलाते हैं, आप पेड़ की टहनी को हिला रहे हैं, तो पेड़ की टहनी से जो भी फल उस पर लगे हुए हैं वो झड़ने लगते हैं। क्यों? मान लीजिए एक पेड़ की टहनी है और उस पर मान लो ये जामुंजी लग रही है। अब जैसे ही तुम टहनी को हिलाओगे तो टहनी जी कहेंगे जामुंजी से, ए जामुंजी हिलाओ, तो डायरेक्ट फोर्स जामुंजी पर नहीं लगा हुआ है, डायरेक्ट फोर्स तो टहनी पर लगा है। तो जामुंजी कहती है, अजी हम पे थोड़ी फोर्स लग रहा हो, फोर्स तो तुम पे लग रहा हो, हम तो यही रहेंगे। तो टहनी जी हिलती रहेंगी और जामुंजी यही रहेंगी। अब कोई चीज बार बार ऐसे ऐसे होगी तो टूटनी ही टूटनी है। तो पेड़ को हिलाने पर पेड़ से पत्तों या फलों का गिरना इसी घटना का उदाहरण है कि वो रेस्ट में है, रेस्ट में ही रहना चाहते थे इसलिए टूट गए। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि पेड़ को हिलाने पर, पेड़ को हिलाने पर पत्तों या फलों का टूटना, पेड़ को हिलाने पर पत्तों या फलों का टूटना, यानी कि ब्रेकिंग, ब्रेक तो चलो बीच में से टूटना हो जाता है, मैं लिख देता हूं सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ लीव्स और फ्रूट्स, सेपरेशन ऑफ लीव्स ऑब्लिक फ्रूट्स फ्रॉम ट्री ऑन शेकिंग। ठीक, आगे देखो आप इसके बारे में। ये दो उदाहरण हो गए। अगला, आप एक कंबल को झाड़िए, स्पेशली जो साथी घर से बाहर रह के तैयारी कर रहे हैं। मैं ऐसी बात कहते समय ना कोई मजाक नहीं बनाता, मैं बस अपने आप को जोड़ रहा होता हूं, तो कभी ये मत कहना यार मास्टर जी आप तो मजाक उड़ाते हो। मैं भी जब बाहर रहता था, जब तैयारी किया करता था, तो मतलब एक समय जब आपके अंदर बहुत सीरियसनेस आ जाती है तो आप अवॉइड करते हो बहुत सारी चीजों को, जहां से समय बच सकता है, मतलब कहने का है वहां से बचाते हो। उनमें जब आप घर से बाहर रहते हो रूम वूम लेकर, तो सबसे बड़ी समस्याएं होती हैं, कपड़े धुलना हो गया, खाना बनाना हो गया, बड़ी दिक्कतें होती है। तो जो घर से बाहर रह के तैयारी करते हैं वो ज्यादातर कंबल वगैरह को क्यों धुलेंगे यार, छोड़ो ना, ऐसे ही काम चल रहा है, चलने दो। तो अगर उनके कंबल को झाड़ा जाए तो ढेर सारी धूल निकल जाएगी। खैर निकलने की तो कहीं भी निकल सकती है, बट एक मजाक की बात है। तो अगर आप मान लो ऐसे कंबल को पकड़ लें चार लोग और उस पर छड़ी मारें, तो धूल ऊपर रह जाएगी, कंबल नीचे चला जाएगा। ऐसा होता है, क्यों होता है? मान लो ये कंबल है और इस पर रखी है धूल है, अब ये डंडा आ रहा है, डंडा जैसे ही कंबल पे लगेगा तो डायरेक्ट कंबल पे लगेगा। कंबल कहेंगे धूल जी से, धूल जी डंडा लगो है, नीचे की तरफ जाने को कह रहा है, चलो। धूल जी कहेंगे हम तो रेस्ट में, हम ना जाएंगे कहीं भी। तो जैसे ही आप नीचे की तरफ धक्का मारोगे, कंबल जी नीचे चले जाएंगे और देखो धूल जी वहीं रह जाएंगी। आपको दिखेगा एक पल के लिए ये पेन, यहां देखो, दिखा आपको, है ना? आपको नजर आया होगा कि कैसे ये जैसे धूल वहीं रह जाती है और कंबल नीचे चला जाता है, क्योंकि धूल रेस्ट में रहना चाहती थी। तो आप कहेंगे कि डंडे से पीटने पर, ये पेपर में सवाल ऐसे ही पूछा जाता है, डंडे से पीटने पर धूल का कंबल से अलग होना,
डंडे से पीटने पर धूल का कंबल से अलग होना, यानी कि सेपरेशन ऑफ डस्ट फ्रॉम ब्लैंकेट। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं इनर्शिया ऑफ द रेस्ट के, कि जो वस्तु रेस्ट में रहना चाहती है। ठीक है, ये समझ में आ गए होंगे सबको, नोट बाद में करेंगे आप सब लोग। अगला आता है इनर्शिया ऑफ द मोशन। वेरी सिंपल बात है, जो वस्तु चलते रहना चाहती है वो चलते ही रहना चाहती है। अब तुम कहोगे यार नहीं ऐसा तो नहीं होता, मैं फर्श पे एक बॉल लुढ़काता हूं, वो कुछ दूर चल के रुक जाती है, जबकि मैं तो उस पर कोई फोर्स भी नहीं लगाता। मेरे लाल तुम नहीं लगा रहे हो, लेकिन जमीन तो फोर्स लगा रही है, फ्रिक्शन तो लग रहा है। तो क्या अगर हम किसी बॉल को ऐसी जमीन पर लुढ़काएं जहां कोई फ्रिक्शन ना हो, तो वो बॉल कभी भी नहीं रुकेगी? जी हाँ, कभी भी वो बॉल नहीं रुकेगी। लेकिन ऐसा असंभव है। क्यों? कोई ऐसी सतह ही नहीं है जिस पर फ्रिक्शन, घर्षण 100% जीरो हो। लेकिन ये बिल्कुल सत्य बात है कि वो बॉल हमेशा के लिए आगे बढ़ती हुई चली जाएगी, और वहां हवा भी ना हो, क्योंकि हवा उसको धक्का देगी आगे की तरफ। हवा ना हो, घर्षण ना हो, कोई रुकावट ना हो, मतलब तो बॉल सीधी चलती चली जाएगी। तो इसे कहते हैं हम गति का जड़। तो वो गति में है तो गति में ही रहेगी जब तक उस पर कोई विरोध ना करे उसका। इसका एग्जाम्पल क्या है? मान लीजिए बस चल दी, बस चल रही है 60 की स्पीड से, तुम उसमें बैठे हो। पहला तुम्हारा डाउट दूर कर दूं कि मैं तुमसे अगर ये पूछ लूं ना तुम कितने की स्पीड से चल रहे हो अगर तुम बस में बैठे हो, तो तुम्हारा आधों का उत्तर आएगा 0, जबकि गलत बात है। बेशक तुम रुके हुए हो, लेकिन जितने से बस चल रही है तुम उतने से ही चल रहे हो। इस बात का तुमने अनुभव किया होगा जब तुम चलती बस या ट्रेन से उतर जाते हो, तो देखते नहीं हो कैसे तुम पर आगे की तरफ धक्का लगता है? कौन लगाता है वो धक्का? क्योंकि तुम ऑलरेडी स्पीड में हो और रुकने की कोशिश कर रहे हो, है ना? तो आप जिस भी वाहन के अंदर बैठे हैं, वो वाहन जितनी तेज चल रहा है उतनी तेज आप चल रहे हैं। 60 की स्पीड पे चल रहे हो आप भी, बस भी। अब अचानक से कुछ आया, ब्रेकर, बच्चा, कुछ भी, ड्राइवर ने ब्रेक लगाए खींच के, और एकदम से बस रुकी। भाई बस तो ब्रेकों की बात मानेगी क्योंकि वो डायरेक्टली अटैच है। आपका यहां से नीचे का हिस्सा बस के संपर्क में डायरेक्टली अटैच है, वो भी बस की बात मान लेता है। लेकिन ये वाला हिस्सा क्या कहता है? हम क्यों रुकेंगे, हम पे का फोर्स लगाओ, आगे की तरफ जाएंगे और आप ऐसे करके आगे जाओगे। लेकिन आपको क्षण भर में ये समझ में आ जाएगा कि भैया तुझे चलाने वाला जो इंजन था वो तो खुद बंद हो गया यार, उस पर तो खुद ब्रेक लग गए, फिर तू कैसे चलेगा भाई? लेकिन एक झटका तो आपको लगता है ना कि कुछ समय तो आप विरोध करते हो जब तक कर सकते हो। ये स्पॉन्टेनियस है, ऑटोमेटिकली ऐसा होता है। तो सवाल आता है कि बस में बैठे यात्री को आगे की तरफ झटका क्यों लगता है? तो आप कहेंगे इनर्शिया ऑफ द मोशन के कारण। अब इसमें यह जरूर याद रखना कि पीछे और आगे में कौन सा इनर्शिया है, ठीक है? तो इसका उदाहरण आप लिखेंगे कि बस के अचानक रुकने पर, बस के अचानक रुकने पर यात्री को आगे झटका लगना, यात्री को आगे झटका लगना, यानी कि फॉरवर्ड जर्क टू पैसेंजर ऑन सडन स्टॉपिंग ऑफ बस। करिए फटाफट हम सबके। ठीक है भैया, यहां तक भी मुझे समझ में आ गया, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए ठीक है, ये बात मुझे समझ में आ गई। अब देखिए अगला एक आता है दिशा का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ द डायरेक्शन। डायरेक्शन का इनर्शिया क्या होता है? बड़ी सिंपल सी बात है भाई, जो वस्तु जिस दिशा में चल रही है उसी दिशा में चलती रहेगी। अगर आप उसकी दिशा को परिवर्तित भी करना चाहते हो, वो तुम्हारा विरोध और करेगी। एक साइकिल सीधी चलती चली जा रही है, आप अगर उसकी दिशा बदलना भी चाहते हो तो वो तुम्हारा विरोध करेगी, है ना? अगर आप चाहते हो कि मैं इसके हैंडल को ऐसे मोड़ूं, तो वो तुम्हारा ऑब्जेक्शन जरूर करेगी, वो तुम्हारा विरोध जरूर करेगी। तो इसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ द डायरेक्शन, दिशा का जड़त्व। तो करिए फटाफट से थम्स अप एक बार कि हाँ जी मुझे ये तीनों बात समझ में आ गई हैं कि क्या होता है इनर्शिया और क्या होता है फोर्स। फटाफट से बताइए। इसका कोई उदाहरण नहीं है।
इसका कोई उदाहरण नहीं पूछा जाएगा, निश्चिंत रहिए। चलिए, बहुत शानदार। अब देखो, जड़त्व के बाद हम सीधे सीधे चलते हैं इस चैप्टर की आत्मा पर, और उस चैप्टर की आत्मा है आपका न्यूटन साहब के गति के नियम। तो न्यूटन साहब के गति के नियमों पे सीधे हम चर्चा करते हैं। एक साथी का जब हम मोशन पढ़ रहे थे तो वहीं पे एक सवाल था कि भैया जी बताइए न्यूटन साहब के नियम किस बुक में आए या किस बुक को क्या कहा गया, कुछ ऐसा था। तो देखिए, अच्छा उनका क्वेश्चन था, मुझे याद है कि मैथमेटिया प्रिंसिपिया का पूरा नाम क्या है, नेचुरल फिलोसफिया मैथमेटिया, तो उसको शॉर्ट में हम प्रिंसिपिया बोल देते हैं, ये बात थी। देखो, एक बात आप पहले समझिए कि न्यूटन साहब ने जो भी लॉज ऑफ मोशन दिए, गति के नियम दिए, वो याद रखना, वो ऐसे जगह पर लागू होते हैं जहां पर एक्सेलरेशन जीरो हो, जहां पर त्वरण जीरो हो। वो कभी भी ऐसी जगह पर नहीं लागू होंगे जहां पर एक्सेलरेशन हो। अब आप देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सेलरेशन होता ही है, लेकिन वो केवल ऐसी जगह पर लागू होंगे जहां एक्सेलरेशन ना हो। तो इस बात को बड़े ध्यान से समझेंगे कि न्यूटन साहब के गति के नियम केवल वहां लागू होंगे जहां त्वरण रहित तंत्र होगा, यानी कि आपका जो निकाय है, आपका जो सिस्टम है, वो विदाउट एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, ये पॉइंट एक याद रखने वाला हो गया। अगली मुद्दा आता है कि बताइए न्यूटन साहब ने किसको बताए न्यूटन की गति के नियम। तो न्यूटन साहब ने एक बुक लिखी, एक पुस्तक लिखी, और पुस्तक है आपकी प्रिंसिपिया। इन शॉर्ट इसको हम प्रिंसिपिया ही बोलते हैं। प्रिंसिपिया कब लिखी, कब पब्लिश हुई? तो प्रिंसिपिया के पब्लिश होने का दिन है 5 जुलाई सन 1687, और यही वो ऐतिहासिक दिन है जिस दिन न्यूटन साहब ने गति के तीनों नियमों के बारे में लोगों को अवगत कराया। अब ये वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला नियम बहुत प्यारा नियम है, बड़े ध्यान से पढ़िए, और अगर वेरी सिंपल इसको सोचना है तो ऐसे सोचिए। देखो, न्यूटन साहब ने एक चीज ऑब्जर्व की, उन्होंने देखा कि अगर ये वस्तु रुकी है तो ये रुकी ही रहेगी जब तक इस पर बाहर से बल ना लगे, और अगर ये चल रही है तब भी ये चलती रहेगी जब तक इस पर कोई बल ना लगे, चाहे वो घर्षण का ही क्यों ना हो, फ्रिक्शन ही क्यों ना हो। तो न्यूटन साहब ने कहा कि यार, जो वस्तु जब तक जिस अवस्था में है, अवस्था का मतलब वो रुकी है या चल रही है, ये अवस्थाएं हैं, तो वो उसी अवस्था को मेंटेन करेगी जब तक कि उस पर बाहर से कोई फोर्स ना लगे, कोई एक्सटर्नली फोर्स ना लगे। ठीक है, अब मुझे आप एक बात बताएं कि न्यूटन साहब ये कह रहे हैं कि जो वस्तु रुकी है रुकी ही रहेगी जब तक उस पर बाहर से बल ना लगे। तो क्या कहीं ना कहीं ये नियम जड़त्व को और बल की परिभाषा को आपस में नहीं जोड़ रहा? मेरे हिसाब से तो 100%। भाई, जब ये कह रहा है कि जो वस्तु रुकी है रुकी ही रहेगी, तो ये इनर्शिया की बात कर रहा है, और जब कह रहा है कि जब तक कोई बाह्य बल ना लगे, जब तक कोई बाहर से फोर्स ना लगे, तो ये इनर्शिया को, ये फोर्स को डिफाइन कर रहा है, बल को डिफाइन कर रहा है। बोलो यस और नो। तो ये वो नियम है जो इनर्शिया और फोर्स की बेसिक डेफिनेशन को मिला देता है। बड़ी सिंपल सी बात है यार। न्यूटन साहब कहते हैं जो वस्तु भैया जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करेगा, जब तक उस पर कोई बाहर से बल काम नहीं करेगा। ठीक है, इसको कहते हैं न्यूटन साहब की गति का प्रथम नियम। अब देखिए, एडब्ल्यू और टीपीओ में शायद ऐसी चीजें ना पूछी जाए आसान, वहां पर चांसेस हैं इन चीजों के पूछे जाने के। सवाल उठता है कि यदि वस्तु पर नेट बाह्य बल शून्य है तो उसका त्वरण शून्य होता है। अब एक शब्द आता है नेट, और फिर आता है बाह्य बल। नेट भी और बाह्य भी, अब इन दोनों में क्या फर्क है? पहले फोर्स को समझो, फोर्स क्या हो सकता है। देखिए, एक तो फोर्स होता है इंटरनल फोर्स, और एक होता है एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से लगाया गया बल। इंटरनल फोर्स क्या होता है? जैसे मैं अपनी बॉडी पर खुद ही फोर्स लगाना शुरू कर दूं। भाई, मान लो मैं अपने आप को पीछे धकेल रहा हूं ऐसे करके, तो कौन फोर्स लगा रहा है? मैं। किस पर फोर्स लगा रहा हूं? खुद पर ही लगा रहा हूं। तो ये एक इंटरनल फोर्स है, ये एक आंतरिक बल है। कोई मुझ पर आकर फोर्स लगाए, वो एक एक्सटर्नल फोर्स है, वो एक बाह्य बल है। आप बात को समझ गए? अब इसमें भी नेट का कंसेप्ट क्या होता है? देखिए, नेट का कंसेप्ट ये है कि मान लो मैं एक फोर्स लगा रहा हूं ऐसे, और एक फोर्स लगा रहा हूं ऐसे, मतलब ये इस डायरेक्शन में, और इतना ही फोर्स मैं इस डायरेक्शन में भी लगा रहा हूं। मतलब मैं इंटरनली दो फोर्स ऐसे और ऐसे लगा रहा हूं, बराबर बराबर परिमाण के लगा रहा हूं। मान लो मैंने फोर्स लगाया एक इधर 2 न्यूटन का खुद पर ही, एक इधर 2 न्यूटन का लगा लिया। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं
कि भाई इस डायरेक्शन में फोर्स कितना है, आपका उत्तर होगा जी 2 न्यूटन है, क्योंकि तब आप इसको नहीं देख रहे होगे। भाई आपसे पूछा जाए इस डायरेक्शन में कितना फोर्स है, जी 2 न्यूटन। इस डायरेक्शन में कितना फोर्स है, जी 2 न्यूटन। तो नेट फोर्स कितना है, फोर्स नेट कितना है। जब आपसे नेट पूछे तो आपको ओवरऑल ये देखना है कि क्या वस्तु कहीं ये चल रही है, यार ऐसी वस्तु चल ही नहीं सकती है। जब उसको कोई इधर से इतना धक्का दे रहा है, उधर से उतना धक्का दे रहा है, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब होता है नेट फोर्स। जब आप पूरी बॉडी पर लगे हुए सारे बलों की बात कर रहे हैं, तो आप देखें कि सिंगल फोर्स अगर 0 नहीं भी है तो भी नेट फोर्स 0 हो सकता है। यानी कि अगर तुमसे कोई पूछता कि बताओ एफ एक्स डायरेक्शन में कितना है, तुम कहते 2 न्यूटन। फिर तुमसे कोई पूछता एफ नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में कितना है, ये माइनस के एक्स डायरेक्शन है, तब भी तुम 2 न्यूटन कहते, बट नेट का आंसर 0 करोगे। तो ये एक इंडिविजुअल फोर्स बताने में, अकेले बल बताने में और नेट बल बताने में एक फर्क पड़ जाता है, ठीक। और इंटरनल का मतलब क्या है कि भाई वो अंदर के फोर्स हैं या बाहर के फोर्स हैं। अगर ये सभी फोर्स इंटरनल फोर्स हैं तो मैं कहूंगा ये इंटरनल नेट फोर्स है। तो आप देखिए ना कि यदि किसी वस्तु पर नेट इंटरनल फोर्स 0 है तो उसका त्वरण 0 होगा। भाई जब नेट फोर्स 0 है तो ये वस्तु चलेगी ही नहीं, और चले भी क्यों, इस पर इधर भी फोर्स है इधर भी फोर्स लग रहा है। जब नेट फोर्स 0 हो गया तो कहां इसमें कोई एक्सेलरेशन रह जाएगा, कहां इसमें कोई त्वरण रह जाएगा, बात यह है। तो ये बात आप समझ गए। अच्छा जी, अब आगे एक बात और समझिए आप कि देखो अगर आप किसी वस्तु को चलाना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से याद रखना कि उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स ही चला सकता है, इंटरनल फोर्स नहीं चला सकता। अगर मैं चाहूं कि मैं खुद को धक्का दे लूं, तुम दे के देख लो, कितना भी दे के देख लो, तुम टस से मस भी नहीं होगे। तुम उसी वस्तु से उसी पर फोर्स लगवाओगे तो वो फोर्स कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर मैं चाहूं अपने बाल पकड़ के खुद को उठा लूं तो वो हो ही नहीं पाएगा। कोई दूसरा मेरे बाल पकड़ के भले ही उठा दे, बाहर से लगने वाला फोर्स। तो इंटरनल फोर्स कभी भी काम नहीं करता है। ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। तो लिखेंगे आप कि आंतरिक बल का कोई प्रभाव नहीं होता। इतने से ही समझ जाओगे, उदाहरण है कोई प्रभाव नहीं होता। यानी कि इंटरनल फोर्स डज नॉट अफेक्ट द बॉडी। सबसे बेहतरीन एग्जांपल है कि भैया कोई व्यक्ति अपने बाल पकड़कर स्वयं को नहीं उठा सकता। ये नीट एग्जाम का पूछा गया सवाल है और बड़ा फेमस सवाल है। कोई व्यक्ति स्वयं के बाल पकड़कर खुद को नहीं उठा सकता। ठीक है, तो इंग्लिश वाले भी समझ जाएंगे इससे। तो एग्जाम्पल तो प्रॉपर हिंदी में ही है, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, तो करेंगे तो आप बाद में नोट। आ जाइए अब न्यूटन के फर्स्ट लॉ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। देखो इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं और हमें यहां से बल की परिभाषा मिलती है। ये दोनों इंपॉर्टेंट बहुत कंसेप्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोनों कंसेप्ट। क्योंकि ये जो नियम है ना, ये हमें इनर्शिया और बल दोनों के बीच में एक लिंक देता है, ब्रिज देता है। तो यहां इस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं और इससे हमें बल की डेफिनेशन मिलती है। फॉर्मूला नहीं मिलता, बल की डेफिनेशन मिलती है। ठीक है, और अब आप कहो कि यार इसी को हम जड़त्व का नियम कहते हैं, तो इसके प्रकार कितने हैं? तो वही 3 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? स्थिर अवस्था का जड़, तो गतिशील अवस्था का जड़, तो दिशा का जड़, तो जितने हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इसकी हम दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आ बेशक रहा है। बताइए एक बार क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत? अगर नहीं तो आज की कहानी को हम लोग न्यूटन के पहले नियम पर ही विराम देते हैं। और आज तो हमने बहुत सारा पढ़ लिया। हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में 3 एक्सेलरेशन पढ़ लिए, उसके बाद इनर्शिया पढ़ लिया, फोर्स पढ़ लिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिया। खूब सारा कवर कर लिया आज तो। आज आपने कमेंट बहुत कम पढ़े हैं। हाँ, थोड़ा सा यही था कि कल भी थोड़ी सी क्लास लेट शुरू हुई थी, तो आज मेरा एक अपना टारगेट था कि भाई इतना तो कंप्लीट करेंगे ही, और उतना अब कंप्लीट हो गया, आप सुकून है। और विद इन टाइम भी होना चाहिए, 1 घंटे के अंदर ही, क्योंकि आपकी क्लास भी होती है। चलिए, सभी को क्लियर है? तो साथियों, कल आप जानते हैं कि संडे है और परसों दिवाली है। तो सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और मेरी तो हमेशा एक ही कामना होती है ईश्वर से कि हर एक त्यौहार पर, हर एक फेस्टिवल पर आप, मतलब मैं एक कामना करता हूं कि अगला फेस्टिवल आप सभी अपनी सरकारी नौकरी के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो।
बड़ा अच्छा लगता है आप सभी को सफल देखकर। बाकी क्लासेस का कुछ ऐसा है कि मंगलवार को शायद क्लास हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि मुझे भी अपने घर जाना है। तो अगर मैं मतलब घर से आ गया उस टाइम तक तो हो जाएगी, नहीं तो फिर बुधवार को ही ये क्लास रहेगी। बाकी उस चीज़ की आप चिंता मत करिए, सिलेबस आगे पीछे का उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। अब हम संडे संडे एक्स्ट्रा क्लासेस लगाना शुरू कर देंगे और बेहतर तरीके से अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। चलिए, सभी को फिर से एक बार दिवाली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और कई बार हमारे मन में आता है कि अगर हम नींद का त्याग कर दें, फेस्टिवलों का त्याग कर दें, तो शायद हम ज़्यादा पढ़ लेंगे, बाकियों से आगे हो जाएंगे। लेकिन मैं ऐसा तब उचित मानता हूं जब एग्जाम 4-6 दिनों बाद ही है। मैंने आपको शायद पहले भी बताया हो कि जब एग्जाम अभी इसी साल मार्च के महीने में एयरफोर्स वालों का एग्जाम था, होली से 1-2 दिन बाद ही, तो मैंने खुद भी उनको मना किया था कि मत करो होली वगैरह सेलिब्रेट, पढ़ो। और मैंने खुद भी 12 घंटे की मैराथन ली थी, मैं भी अपने घर नहीं गया था। तो जब बात सच में जरूरत की है तो हम हर एक चीज का त्याग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये सबसे पहले है, ये बिल्कुल प्राइमरी है, बाकी सारी चीजें एक तरफ है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो साथ ही अभी एग्जाम पास नहीं है तो क्यों ना हम थोड़ा सा एंजॉय कर ही लें। देखिए, ये एक यात्रा है, तैयारी एक यात्रा है, और अगर इसमें अननेसेसरली आप लोड बढ़ाओगे अपने ऊपर तो वो बढ़ता चला जाएगा। हम कहाँ का लोड हम कई बार बढ़ा लेते हैं। जैसे हम मान ले कि यार छोड़ो ना, मैं क्या त्योहार मनाऊंगा, 2-4 लाइनें कहीं से आप सुन लोगे कि एक या विद्यार्थी का त्योहार तो तभी होता है जब उसका सिलेक्शन हो जाता है। इस चक्कर में आप जब पता चला दिवाली के दिन लाइब्रेरी चले गया, वहां माहौल आपको थोड़ा अलग मिलेगा, क्योंकि लाइब्रेरी पूरी खाली पड़ी है, वहां कोई है ही नहीं, तो ना आप पढ़ पाए ना त्योहार सेलिब्रेट कर पाए। फिर अगले दिन आपके अंदर एक बड़ा अजीब सी एनर्जी होगी। लेकिन एक दिन का ब्रेक दो, बेहतरीन तरीके से फेस्टिवल एंजॉय करो मस्त तरीके से, अगले दिन देखना क्या गजब तरह की एनर्जी होगी। ये भी रहेगा कि यार आज अच्छे से पढ़ना है, कल नहीं पढ़ पाया था। तो अपने आप को खुद खुश रखते चलिए और अननेसेसरी लोड मत लीजिए। जो वास्तविक चीजों का लोड है केवल उसको रखिए, बाकी पढ़ाई का लोड रखो यार, पॉजिटिव लोड रखो कि ये टारगेट है, ये कंप्लीट करना है। अननेसेसरली उन चीजों का लोड मत ही रखो जिनका कोई समाधान नहीं है। कई बार हम खाम सोचने लग जाते हैं कि यार सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। अरे भाई, और हो गया तो क्या होगा बताओ। अगर सिलेक्शन हो गया तो वो क्या यहां जो तुम अपने आप को परेशान कर रहे हो इनका समाधान दे देगा? नहीं ना। तो आपको अननेसेसरी लोड नहीं लेना है, सिर्फ मेहनत करते हुए आगे चले जाना है। चलिए, फिर से आप सभी को एक बार खुशियों वाली दिवाली और दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।